ड्राइव वाला फॉर्म भर दिया था? बोलो फटाफट। फॉर्म भरा था हैरी? रोहन सर को? हमारे ग्रुप में फॉर्म नहीं आया था, इसका भी नहीं आया हुआ है। ठीक है ठीक है। अगर फॉर्म सर वो बायोडाटा कहता था कि अपना टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसके लिए बायोडाटा वगैरह सब फिल करो, शायद वो वाला फॉर्म फिल किया है इसने। अच्छा, फिर अभी नहीं मिलेगा अभी आपको, देखते हैं अगर फिर भी कुछ हो पाया जुगाड़ तो देखते हैं। चलो फिलहाल यहाँ पर आओ। हमने कल बात की थी एलसीआर सर्किट के बारे में और थोड़े बहुत उसके न्यूमेरिकल करे थे, बहुत अच्छे अच्छे किए थे। बट अभी भी कुछ पार्ट के न्यूमेरिकल इसके रह गए और कुछ कंसेप्ट रह गए। आज हम थोड़े से शुरू में न्यूमेरिकल करेंगे इसके, बट लास्ट में हम एक ऐसे न्यूमेरिकल में भी पहुंच जाएंगे शुरू में, मतलब 2-3 न्यूमेरिकल करने के बाद। अब चैट पर कोई बात नहीं करेगा अब, ठीक है? अब चैट पर कोई बात नहीं करेगा। होमवर्क तभी डिस्कस होगा जब सॉल्यूशन आएगा मेरे पास। जब तक किसी ने मेरे को सॉल्यूशन नहीं भेजेगा कोई, तो मैं होमवर्क डिस्कस नहीं करने वाला, है ना? अपनी आदत थोड़ा सा सही करो अब। चलो यहाँ तक। अब बात आती है कि इसको स्टार्ट करेंगे। होमवर्क का हिंट लेंगे तो बिल्कुल लेना। अगेन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, फिर से आज मीटिंग हुई थी, आज फिर यही डिस्कस हुआ गया है। बच्चों को फिल्टर करेंगे, बच्चों का वाइवा जो होगा, जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा सिर्फ उसी का नाम रहेगा लास्ट तक। मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ, ठीक है? अभी जो वाइवा हुआ था सिर्फ आपको इंट्रो के लिए दिया गया था, बहुत बेसिक वाइवा था, किसी ने भी कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे होंगे, राइट? कोई भी टीचर होगा उसने नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन पूछे होंगे सबसे। बट अभी आगे थोड़ा सा हार्ड होने वाली है चीजें, जेई लेवल तक की जाएंगी चीजें, तो अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करो, होमवर्क करके आया करो, है ना? उसका सोल्यूशन भेजा करो। ऐसा थोड़ी होगा कि मैं यहाँ पर आके होमवर्क डिस्कस कर दूंगा। कल भी मैंने सारे के सारा पेपर डिस्कस नहीं करना था, 12th का भी सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि कई बच्चों ने मुझे मैसेज किया था क्लास से पहले ही, वो भी सुबह सुबह, कि सर आज प्लीज हमारा होम ये वाला डिस्कस कर लेना, हमारा पेपर में थोड़ा सा फिजिक्स मतलब डिफिकल्ट सा लग रहा था। सिर्फ इसी वजह से डिस्कस हुआ था वो, ठीक है? चलो और थोड़ा सा रिवाइज करते हैं अब। रही बात ये होमवर्क की, यही था होमवर्क। इसके अंदर कौन सा यस क्वेश्चन सर। किया है? यस सर। पहले मुझे बताओ तुमने ट्राई कौन सा किया? सर फर्स्ट वाला। सर पहला हो गया सर। पहला हो गया। और ट्राई कौन सा किया? दूसरा ट्राई किया? दूसरा समझ नहीं आया कैसे करना है। देखो दूसरा क्या है। An arc lamp requires a direct current of 10 ampere at 80 वोल्ट टू फंक्शन। कितना करंट चाहिए उसको? 10 एम्पियर का करंट चाहिए 80 वोल्ट पर, अगर उसको कम वर्क करना है तो। अगर उसको 80 वोल्ट डीसी की जगह आप क्या दे दी? 220 वोल्ट आरएमएस, जिसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। सीरीज इंडक्टर नीडेड फॉर इट टू वर्क इट क्लोज टू। कितने इंडक्टर की वैल्यू आई होगी, मतलब समझ रहे हो? सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू निकालनी है, कैपिटल एल की वैल्यू दे निकालनी है तुमको, कैपिटल एल की वैल्यू निकालनी है तुमको। याद है आरएमएस की डेफिनेशन पढ़ाई थी मैंने डीसी करंट में, डीसी में सॉरी, एसी और डीसी को जब कंपेयर किया था, यस सर। करवाया था ना कि हाउ इट इज द अमाउंट ऑफ करंट, द डीसी करंट रिक्वायर्ड विच विल प्रोड्यूस द सेम हीटिंग इफेक्ट एज द एसी, है ना? बट यहाँ पर देखो एसी की वोल्टेज भी दे रखी है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, तुम्हें बता रखा है करंट। देखो 80 वोल्ट पे उसको करंट चाहिए 10 एम्पियर, तो तुमने उसको 220 वोल्ट पर कनेक्ट किया है। 220 वोल्ट आरएमएस है, 220 वोल्ट आरएमएस है। तो बताओ उसको अगर वर्क करना है तो उसको साथ को कितने इंडक्टर का कितनी इंडक्टेंस का इंडक्टर लगाना पड़ेगा? तुम एल की वैल्यू निकालनी है तुम्हें, एल की वैल्यू। ओमेगा भी तुम्हें पता हो जाएगा आराम से। अब हिंट से हिंट ज्यादा नहीं मिल सकता इस क्वेश्चन में। फ्रीक्वेंसी दे रहेगी या ओमेगा नहीं निकल जाएगा क्या? यस सर। सर। यस सर। एसी और डीसी वाली चीज को कंपेयर करना है, इस चीज में सिर्फ यही ध्यान रखना है तुम्हें। तुमको बस ये चीज मेंशन की हुई है, अगर उसको डीसी से कनेक्ट करूं तो उसको चाहिए 10 एम्पियर का करंट चलने के लिए। अब इसको हिंट लेके चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने ट्राई किया? बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो है कि पावर फैक्टर उसका क्या हो जाए,
यूनिटी। पावर फैक्टर बोले तो किस चीज की बात कर रहे हैं? पावर फैक्टर को किससे डिनोट करते थे बच्चे? कल पूरा लेक्चर निकाला इस टॉपिक पे हमने, कोस फाई। कोस फाई। तो कोस फाई की वैल्यू दे रहा, कह रहा है कि वो जाए तो पहले क्या है, एक एलसीआर सर्किट है उसके अंदर, ठीक है, उसको अप्लाइड वोल्टेज लगा रखा, उसका करंट देख लिया, सब कुछ कर गया, फिर उसके साथ एक और कैपेसिटर लगाया ताकि उसका जो पावर फैक्टर हो जाए वो क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो तुमको बताना है कि वो कैपेसिटर की वैल्यू कितनी होगी, उस कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी। ऐसा एक क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस करवा दूंगा बिल्कुल सेम, फिर इसका हिंट ले मिल जाएगा वहां से। क्लियर है? और बताओ। यस सर। फर्स्ट वाले का मुझे दो हिंट। फर्स्ट वाले का क्या है? EMF 20 वोल्ट इज अप्लाइड टू T इज इक्वल टू 0 सर्किट। L की वैल्यू दे रखी है इसमें, तो R की वैल्यू दे रखी है T इज इक्वल टू इन्फिनिटी से T इज इक्वल टू 40 सेकंड एंड T इज इक्वल टू 40 सेकंड। कम बच्चे इसमें तो इक्वेशन लगेगी, कौन सा सर्किट है? देखो LR सर्किट दे रखा है। कैसा सर्किट है? LR सर्किट। EMF दे रखा है 20 वोल्ट, सीधा ही दे रखा है, यानी डायरेक्ट वोल्टेज दे रखी है। क्या अल्टरनेटिंग करंट की बात की है यहाँ पर इसने? नो सर। LR सर्किट में तुम्हारे को पास दो इक्वेशंस होती हैं, एक कौन कौन सा सर्किट बनता है? एक ग्रोथ और ग्रोथ और डिके, बस वो पहचानो और उसकी इक्वेशन लगा दो, आंसर आ गया। T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे देखो क्या होगा, T इज इक्वल टू 40 सेकंड पर देखो क्या होगा। इक्वेशन तुम्हें ग्रोथ की भी पता है और डिके की भी पता है। ग्रोथ की क्या होती है? I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस माइनस की पावर माइनस की पावर माइनस टी और डिके की क्या होती है? I इज इक्वल टू आई नॉट E माइनस टी बाई। तो सबसे पहले वो पहचानो और इक्वेशन लगाओ, आंसर आ गया। टी की वैल्यू पुट करनी है बस। क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज पता करनी है पहले कि डिके का है या ग्रोथ का है, उसके बाद तो सिर्फ किसकी वैल्यू पुट करनी है? टी की। एक बार टी इन्फिनिटी पुट करो, दूसरी बार टी क्या पुट करो? 40। बस 40। आराम से हो जाएगा। क्लियर है? चलें आगे अब। यस सर। सर या जैसे वही सेकंड आज वाले क्वेश्चन में question- इसमें बोलो। सर सेकंड क्वेश्चन में 220 वोल्ट एसी वाले देके रखा है। बिल्कुल आरएमएस दे रखे हैं ना, आरएमएस, यस सर। यानी सर तो ये जो 80 एसी की डायरेक्ट जो करंट है, वैल्यू है, हाँ 80 देखो वाले लिखा को तो है हम ना, एसी में 80√2 कर सकते हैं, बस यही हिंट है। वो देखो ध्यान से देखो, वही तो देखना है तुमने, यही सिर्फ यही पता करके आना है, आंसर खत्म है इसका, और कुछ भी नहीं है इसमें। एल की वैल्यू तो पूछी हुई है, ठीक है। याद रखना एसी के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू होती थी, अगर मान लो आई नोट मैं बोल रहा हूँ करंट के लिए, तो उसकी आरएमएस क्या हो जाती थी? आई नोट बाय √2। एसी की पीक वैल्यू होती थी। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख के करना काम, वो एग्जांपल जो सबको याद है ना, जो मैंने दिया था आरएमएस को डिफाइन करते टाइम, ब्राइटनेस वाला। हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा उससे हिंट लेना फिर भी हो जाएगा। चले आगे। थर्ड क्वेश्चन का अभी ऐसा ही एक क्वेश्चन अभी करवाएंगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। बट अगेन करके आया करो प्रैक्टिस बच्चों। चलो पहले यही क्वेश्चन से ट्राई करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज हमने क्या करना है बच्चे? एलसीआर सर्किट के और न्यूमेरिकल्स करने हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एलसीआर सर्किट। अब कुछ पुराने भी आए हुए हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जेई के लिए, पुराने आए हुए हैं। नए वाले तो हमने कर ही लिए थे बेसिक, देखो 2019 का, 16 का, 15 का, ये भी हो गया, 2020 का भी हो गया, 2014 का भी हो गया है ना, 2013 का भी हो गया। अब 2002 2004 में भी कुछ आए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट थे। तो पहले इसका करते हैं। इन द सर्किट शोन हियर पॉइंट सी इज केप्ट कनेक्टेड टू अ पॉइंट ए। पहले तो देखो बैटरी कैसी लगी हुई है, ये मतलब एसी सोर्स है या डीसी सोर्स है? डीसी। डीसी। तो फिर इसमें साइन ओमेगा टी वगैरह वगैरह नहीं करना। अब ट्राई करो क्या हो रहा है। पहले क्वेश्चन का जो तुम्हें हिंट चाहिए होगा वो इससे भी मिल जाएगा। करो। पहले क्या किया है, सी पॉइंट को कनेक्ट किया है पॉइंट ए से। क्लियर है सबको? सी पॉइंट को ए से कनेक्ट किया तो करंट चलाएगा, फ्लो करेगा सर्किट में से, बिल्कुल करेगा, और थोड़े टाइम बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही करंट कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा सर? सी पॉइंट को हटा दिया जाएगा ए से, और किसके साथ जोड़ दिया जाएगा ए पॉइंट को? बी के साथ। उसके बाद तुमको बताना है, ये होगा शुरू के टाइम पे, और उसके बाद रेशियो ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर। रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी और इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी, उनकी क्या पूछी है? रेशियो। रेशियो। कैसे करोगे?
ट्राई करो। देखो यहां पर पहले तो ये सर्किट था पूरा, सी को ए के साथ कनेक्ट किया हुआ, तो करंट ऐसे चला जाएगा सर्किट में, राइट। यस शुरू सर। में इंडक्टर क्या करेगा, करंट इंक्रीज हो रहा होगा तो शुरू में इंडक्टर अपोज करने की कोशिश करेगा उसको, लेकिन करंट तो बैटरी इंक्रीज करके ही मानेगी, तो लास्ट में करंट कांस्टेंट हो जाता है ना। यस सर। बढ़ता है लेकिन कांस्टेंट हो जाता है। तो ये बात तो हो गई चार्ज, मतलब ये टाइम तो हो गया जब मेरा करंट बढ़ जाएगा, ग्रोथ सर्किट की बात हो जाएगी उस टाइम। पहले तो हो गया, यहां तक तो ग्रोथ सर्किट की बात की हुई है। अब देखो आफ्टर वाट सडनली जैसे ही करंट कांस्टेंट हो गया, यानी अब जितना मैक्सिमम करंट आ सकता था उतना मैक्सिमम करंट आ चुका है, सर्किट में फ्लो हो रहा है। उसके बाद तुमने क्या किया, यहां से कनेक्शन तोड़ के ए को किसके साथ जोड़ दिया, बी के साथ। अब करंट ऐसे चलेगा, मतलब अब इस पूरे सर्किट में सी से आगे वाले सर्किट में कोई करंट फ्लो होने वाला था क्या? नो सर। नो सर। मतलब सर पहले इसमें जो करंट फ्लो हो रहा था वो मैक्सिमम था, अब जैसे ही मैंने बैटरी से कनेक्शन हटा दिया तो करंट क्या हो जाएगा, कम होने लग जाएगा। लेकिन अगर ये सिर्फ रेजिस्टेंस होता तो करंट खत्म हो जाता, लेकिन साथ में क्या लगा हुआ है, इंडक्टर। तो करंट जैसे ही कम होने लगेगा इंडक्टर क्या कहेगा कि कम तो हो जाए लेकिन मैं एकदम से कम नहीं होने दूंगा। नहीं होने दूंगा। हाँ नहीं शिवम होने बोलो। तो बस अब ये उसको अपोज कर लेगा, अब ये सर्किट कौन सा बन जाएगा, सर्किट डीके। तो आफ्टर डिस्कनेक्टिंग सर्किट कौन सा बन जाएगा, डीके। विल बी अ डीके सर्किट। और अब क्योंकि उसने उसी सर्किट के बाद उसी टाइम पर उसने बात किया है कि जब ऐसा होगा तब बताओ मुझे कि रेशो क्या होगी, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज की और इंडक्टर के अक्रॉस, और कौन टाइम भी दे रखे हैं, कितने टाइम पर, एट टाइम t इज इक्वल टू, नहीं t इज इक्वल टू L बाय एल बाय आर। क्लियर है। तो अभी यानी डीके सर्किट की बात कर रहे हैं, तो डीके सर्किट के लिए इक्वेशन क्या है, I इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टू आर टी बाई एल, यही लिखते हैं ना सेम। एल में कैपिटल लिख दूं तो अच्छा रहेगा। तो की जगह मैंने आर बाई एल इसीलिए लिखा क्योंकि देख लो इसने टाइम भी एल बाई आर की फॉर्म में दे रखा है ना, तो कट जाएगा आराम से मेरा, इसलिए मैं एल लिख। चलो ये इक्वेशन यूज करेंगे, पहले तो ये बात समझ में आ गई मेरे को। अब तो कुछ कहा ही नहीं, उसने कहा है उस टाइम पर वोल्टेज बतानी है मेरे को अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज का फॉर्मूला होता क्या है, V इज इक्वल टू रेजिस्टेंस के लिए V इज इक्वल टू आई। इंडक्टर के लिए क्या होगा, आई अपॉन ओमेगा एल क्लियर है ना। डीसी सर्किट वाला कंसेप्ट लगाओ, इसीलिए मैंने कहा था पहले सोर्स लगाओ, एक्सएल एक्सी करने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है, क्योंकि करंट वेरी थोड़ी हो रहा है अभी, मतलब ओमेगा फ्रीक्वेंसी से, तब तो लिखते तुम एक्सी एक्सएल ओमेगा एल ओमेगा सी, अब तो कुछ नहीं है ऐसा। तो V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, V इज इक्वल टू आई आर, बस वैल्यू पुट करनी है, पहले करंट की वैल्यू पुट कर देते हैं, रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकाल देते हैं, तो V इज इक्वल टू आई आर लगाते हैं पहले। तो बताओ अगर V इज इक्वल टू आई आर, रेजिस्टेंस तो सर वही रहेगा, वोल्टेज निकालनी है तो I निकाल देते हैं कितने टाइम पर, L बाय एल अपॉन आर। करंट निकाल देते हैं I की वैल्यू L अपॉन आर पर, तो I e की पावर माइनस आर बाय एल, टी की जगह क्या पुट करना है, L बाय, तो कट जो कट रहा है कट जाएगा, तो क्या बच गया, I इज इक्वल टू आई नॉट ई आई नॉट अपॉन ई। आई नोट। आई नॉट अपॉन ई, यही बच जाएगा ना, क्योंकि ई Yes, की sir. पावर माइनस में, तो यानी सर। इस टाइम पर करंट कितना आ रहा है, आई नॉट बाय ई, तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस यानी आई इंटू आर, आई की जगह क्या लिख दूं, आई नॉट बाय अपॉन ई इनटू आर इंटू में ई। आर, तो ये वोल्टेज अक्रॉस किसकी आ जाएगी, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। किसी को कोई डाउट यहाँ तक, पहले तो देख लो। नो सर। नो सर। अब क्या कह रहे हो, किसके क्रॉस निकालो, इंडक्टर। इंडक्टर के लिए तुम्हें पता है एल डी आई बाई डी टी निकालना है, एल तो वही है, तो पहले क्या निकाल दूं, डी आई बाई डीटी।
dt। तो तुमने यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, तो पहले टाइम की वैल्यू पुट नहीं करनी, पहले किसकी वैल्यू, पहले क्या करना है डिफरेंशिएट, उसके बाद क्या Differentiate पुट करना है, करेंगे। टाइम की वैल्यू पुट करना। तो पहले करंट को डिफरेंशिएट कर दो डी आई बाई डी टी की वैल्यू। करंट है क्या सर, आई इज इक्वल टू आई नोट ई की पावर माइनस आर टी बाई L। इसको डिफरेंशिएशन कर दो पहले, डी आई बाई डी टी निकाल देते हैं। वो क्या आएगा, आई नोट तो बाहर आ जाएगा सर, ऐसे होगा ना, डी बाई डी टी आई नोट ई की पावर माइनस आर टी बाई L। एल। तो क्या क्या बाहर आ जाएगा बताओ फटाफट। I नॉट I know. अच्छा, इसका ई की पावर माइनस आर टी बाई एल का तो ई की पावर माइनस आर टी बाई एल ही रहेगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा। अच्छा तुमको इसको अब मैं तुम्हारे को दिमाग में रखना चाहूँ, चाहे टो की वैल्यू बाद में पुट कर देना, क्योंकि ऐसे तुम इस फॉर्म में तुमने पहले भी किया हुआ है, तुम्हें जल्दी याद रहेगा। ई की पावर माइनस टी बाई टो भी लिख सकता हूँ ना, यस सर। तो तुमने पहले भी किया हुआ है, ताकि तुम्हें दिमाग में रहे इसलिए ऐसे कर रहा हूँ मैं। ई की पावर माइनस टी बाई टो का क्या रहता है, सेम का सेम रहता है एक्सपोनेंशियल का। यस सर। ये डिफरेंशिएशन है, पहले तो इसका ये रहेगा, और कोफिशिएंट से क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है माइनस वन बाय तो यही होगा ना। इंटीग्रेशन करते थे तो याद है इसी चीज से क्या हो जाता था, डिवाइड हो जाता था, याद है। डिवाइड हो जाता था। अगर तुमको याद हो तो ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली कहा था लास्ट में कि बताओ ये गलती आ रही है या नहीं आ रही, किसी को याद हो तो। यस सर, काफी लंबा था। इंटीग्रेशन किया था तो, है ना, तो यस सर। वहां पर ये चीज डिवाइड में हो जाता था कोफिशिएंट, और यहाँ पर क्या हो रहा है कोफिशिएंट मल्टीप्लाई। पावर माइनस पावर टी का कोफिशिएंट क्या है माइनस वन बाई टू, और माइनस वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको आगे लिख दो फटाफट। तो डी आई बाई डी टी क्या आ जाएगा, आई माइनस आई नोट बाई टू ई की पावर माइनस टी बाई टू। वैल्यू पुट कर दो, टू को क्या लिखा था, माइनस आर एल बाई आर या आर बाई एल, एल बाय आर। ऊपर चला जाएगा, ई की पावर माइनस टी बाई टू। ये इक्वेशन आ गई डी आई बाई डी टी की। अब इसी इक्वेशन में बस वैल्यू पुट कर दो किसकी, टी की। तो डी आई बाई डी टी, टी क्या है बच्चे बताना, कितने टाइम पे पूछा है, एल आर ई की पावर माइनस टी बाई टू, माइनस टी बाई टू की क्या पुट वैल्यू पुट करूं बताओ, माइनस एल अपॉन माइनस एल बाय बोलो बोलो बोलो, एल बाय आर। एल बाई आर कर दूं, ठीक है। और टो भी क्या है, एल बाई आर। किसी को कोई डाउट क्या, टी की वैल्यू एल बाई आर है और टो भी क्या है एल बाई आर। तो ये तो तुम्हें पता ही है क्या हो जाएगा, कैंसिल। फिर अगेन ये क्या हो जाएगा सर, माइनस आई नोट बाई एल आर बाई ई, क्या यही हो जाएगा। यस सर। अब जो हमें तो निकालनी थी अक्रॉस इंडक्टर जो थी, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एल डी आई बाई डी टी। एल की जगह एल लिखो, डी आई बाई डी टी की जगह अभी तुमने निकाला है, माइनस आगे ले लेता हूँ, आई नोट बाई एल आर डिवाइडेड बाई ई। एल से एल गया तो क्या आ गया, माइनस आई नोट आर बाई ई। तो ये होगी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर आई माइनस आई नोट आर बाई ई, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या आई, तो इनकी रेशियो क्या आएगी, माइनस वन। साफ सी बात है सर। तो वी एल बाई वी आर को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा सर, एक है माइनस आई नोट आर बाई ई, एक क्या है आई नोट आर बाई ई। सब कुछ कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। देख लो, फिर भी किसी को कोई भी डाउट है तो देख लो, कुछ भी रह जाता है तो दिमाग में देख लो अच्छे से, पहले देख लो आराम से देखो, कोई टेंशन की बात नहीं है।
अभी पूछ लो, कोई भी इशू है तो। सर आपने ग्रोथ सर्किट बताया था कि आई नॉट इज इक्वल इंटू 1 माइनस ई टी अपॉन टो होता है, तो यहाँ पर माइनस 1 क्यों नहीं लिखा आपने? 1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो जो इक्वेशन बताई थी वो ग्रोथ सर्किट की थी। ये किसकी सर्किट है? शुरू में ग्रोथ था ना, लेकिन जहां पर मैंने ब्रैकेट लगा रखी है, इन्होंने बात तब की है। देखो आफ्टरवर्ड द सडनली पॉइंट सी इज डिस्कनेक्टेड, उसके बाद सी को डिस्कनेक्ट कर दिया, जैसे ही बैटरी हटा दी तो करंट कम होने लग जाएगा, तो वो सर्किट कौन सा बन जाएगा अब? डीके। तो इक्वेशन कौन सी लगेगी? डीके की इक्वेशन लगेगी, इसलिए यहाँ पर 1 माइनस वाली नहीं लगाई इक्वेशन, सिर्फ ई वाली लगवाई। क्लियर है? यस सर। हाँ, मैं यहाँ पर रब भी सर कर दूं। इसके अंदर ये पहले सर था, इसके अंदर ए को बी से कनेक्ट किया था, फिर या बी को सी से करना था क्वेश्चन में। पहले तो क्या किया था बच्चे, सी के साथ ए कनेक्ट किया हुआ था, ये वाला सर्किट था लाल वाला, आराम से कोई दिक्कत नहीं था, पूरा सर्किट क्लोज चल रहा था करंट। लेकिन बाद में सी से हटा के कहाँ कनेक्ट कर दिया? ए को बी के साथ। तो ये ऐसे ही जाएगा पूरा, ऐसे दिख रहा है, ये वाला सर्किट पूरा बन गया। वैसे तो ये शॉर्ट हो जाएगा तो करंट इधर घूमेगा, अगर घूमेगा भी तो भी। वैसे तो ये शॉर्ट है बट कोई बात नहीं, घूमेगा तो इधर तो कुछ नहीं जाने वाला ना, खाली है तो। यस सर। यस सर। उस टाइम बैटरी डिस्कनेक्ट मानूंगा मैं। बैटरी डिस्कनेक्ट मतलब धीरे धीरे करंट अब क्या हो जाएगा? कम, और वो सर्किट क्या हो जाएगा? चलें आगे अब। यस सर। अब ये क्वेश्चन देखो, एक एसी सर्किट है बच्चे, E इज इक्वल टू ई नोट साइन 100t लिख रखा है, फेज डिफरेंस दे रखा है इनके बीच में कितना है, करंट और ईएमएफ के बीच में पाई बाय 4। और तुम्हें दिख रहा है कौन आ गया है, करंट या ईएमएफ? देख लो एक बारी। करंट आ गया बच्चे। ये देखो माइनस कोस के ग्राफ से बन रहा है ना, तो यहाँ पर जब भी होता है तो ईएम करंट आगे होता है, तो करंट आगे है और ईएमएफ क्या है बच्चे? पीछे है, पाई बाय 4 पे। तो जब भी ऐसा सर्किट है तो पूछा है, सर्किट में तीन ही चीजें हो सकती है, या तो आरसी सर्किट हो सकता है, या आरएल या एलसी। तो तुमको बताना है कौन सा होगा। समझ में आ रहा है? तुमने बताना है सर्किट में कौन कौन लगा होगा, आर लगा होगा, सी लगा होगा, एलसी लगा होगा, या आरएल लगा होगा। और ऑप्शन देख के तुम्हें सब पता लग जाएगा। तो ऑप्शन में देखो कौन कौन दे रखे हैं एक साथ, आर और सी, आर और सी, एल, एल, आर और एल, यानी तुम्हारे पास दो ही चॉइस बचती है, आर सी या आर एल। इनको बताना है अगर इन दोनों में से कौन सा सर्किट बनेगा, पहली बात तो। और अगर बनेगा तो आर की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू क्या होगी अगर आर सी है, और आर की वैल्यू क्या होगी और एल की वैल्यू क्या होगी अगर क्या है, आर एल है। तो बताओ, क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर। देखो अच्छे से देखो, सिर्फ कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये, ध्यान से करो। हाँ अभिषेक। सॉरी सर, गलती से हो गया था हैंड रेस। कोई बात नहीं, करो हैंड रेस करना फटाफट, जिसका हो जाए। बोलो बच्चे। बोलो बच्चे। केशव। यस सर। सर ये आरसी सर्किट है। कैसे पता लग रहा है? सर इसमें करंट आ गया है तो करंट तो उसमें आ गया था, आरसी में। हाँ, इंडक्टर में तो करंट आगे हो ही नहीं सकता, समझ में आ रहा है ना। इंडक्टर में तो करंट पाई बाय 2 क्या करता है, मतलब करंट जो भी हो, चाहे कैसा भी हो, पीछे रहेगा या आगे रहेगा? इंडक्टर में पीछे सही बात है, करंट लैग करता है इधर वोल्टेज से। तो सर्किट में एल तो नहीं होगा आर के साथ, तो कौन सा सर्किट बच सकता है? आर और सी। कौन सा ऑप्शन नहीं आ सकता? ना सी ऑप्शन आ सकता है ना डी ऑप्शन आ सकता है, ए या बी। तो समझ में आ गया सर, सर्किट में मेरा क्या है, आर लगा हुआ है और सी लगा हुआ है। तो यहां पर लगा देते हैं सर, सर्किट में आर है और सी है, और इक्वेशन भी दे रखी है ई की, ई नोट साइन ओमेगा टी की जगह क्या लिखा है, 100 तो यानी ओमेगा कितना हो गया, 100। और पाई बाय 4 इनका फाई की वैल्यू दे रखी है, फेज डिफरेंस पाई बाय 4। अब बहुत आसान काम है अगर तुम ध्यान से देखोगे इसको।
फेज डिफरेंस दे रखा है, मैं फेज डिफरेंस की हेल्प से कैसे निकाल सकता हूँ? फेज डिफरेंस और ओमेगा की हेल्प से आर और सी की वैल्यू निकालनी है। दिमाग लगाओ। थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ, हल्का फुल्का। इक्वेशंस पता है ना, फाई की बताई थी मैंने, टेंजेंट फाई की बताई थी, याद है? एक्सएल Yes, एक्सी Yes, sir. में तो वो लगा दो यस equation। तुम्हें और कोई ऑप्शन मिल ही नहीं सकता, क्योंकि टेंजेंट फाई की इक्वेशन पता थी तुम्हें, बस लगाओ फटाफट। क्या थी टेंजेंट फाई की इक्वेशन? टेंजेंट फाई XL की minus XC upon R. एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर, लेकिन यहाँ पर एक्सएल तो है ही नहीं, तो सिर्फ ऊपर क्या आएगा? एक्ससी, और नीचे क्या आएगा? टेंजेंट फाई अब क्या बन जाएगा? एक्स सी अपॉन आर। तो लिख दो, टेंजेंट फाई की जगह तुम वैल्यू पुट करो, एक्सी की जगह उसका फॉर्मूला एक्सी निकाल लो पहले। एक्सी की जगह भी एक्सी की वैल्यू पुट कर सकते हो। एक्सी को क्या लिख सकते हो? ओमेगा की फॉर्म में 1/omega c। पुट करो वैल्यू, फटाफट करो। बी ऑप्शन तो नहीं आएगा? बी ऑप्शन कैसे पता लग रहा है? सर ए ऑप्शन। हमने ए ऑप्शन देखो, तुम्हें पता है टेंजेंट फाई किसके इक्वल है? एक्स सी अपॉन आर। एक्स सी को क्या लिखा? 1 अपॉन ओमेगा c। ओमेगा सी। इंटू में आर। ठीक है, टेंजेंट फाई की वैल्यू पुट करो। टेंजेंट पाई बाय 4 यानी कितना होता है? 1. कितना होता है? टेंजेंट 45 1 होता है। तो यानी ये पूरी चीज 1 होगी, तो 1 इज इक्वल टू 1 बाय 1/100 into 10 की ओमेगा पावर। तो ओमेगा सी आर किसके इक्वल होएगा? 1 के। यस सर। तो ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो। ओमेगा क्या है? 100। 100 सी आर किसके इक्वल आ रहा है? 1 अपॉन 100 यानी 10 रेज टू पावर -2। तो जिसमें भी आर और सी को मल्टीप्लाई करके 10 रेज टू पावर -2 आंसर आ रहा है, वो ऑप्शन सही है। किसमें आ रहा है? आर और सी को मल्टीप्लाई करके 10 रेज टू पावर -c, यही आ रहा है ना? सी और आर को मल्टीप्लाई करके देख लो भाई, सी और आर को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 10 रेज टू पावर -2। किसमें आ रहा है ये? फर्स्ट में करके A देखो। में फर्स्ट 1000, 1 किलो ओम का मतलब 1000, तो आर की वैल्यू हो गई 1000 मल्टीप्लाई बाय में सी। सी क्या है? 10 माइक्रो। माइक्रो मतलब 10 रेज टू पावर -6 1 2 3 4 4, 10 की पावर 4 और 10 की पावर -6, तो क्या आएगा? 10 की पावर दो। तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? ए। क्लियर है क्या सबको? यस सर। तो सबसे पहले तो तुमको सर्किट पहचानना है। सर्किट पहचानने में कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि सर एल तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि करंट क्या कर रहा है? लीड कर रहा है सर। जी Sorry, कर रहे हैं। लीड कर रहा है। ठीक है, चलें आगे। यस सर। Yes, sir. कोई डाउट? नो सर। चलो, तो यही आगे देखो 1/100। ये देखो, ये तुम्हारा वो वाला क्वेश्चन, ये ऐसा ही लग रहा है ना मुझे। हाँ देखो, पढ़ो इस क्वेश्चन को, जो तुम्हारे को होमवर्क दिया था वैसा वैसा क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, उसमें पहले भी एलसीआर था, बाद में भी एलसीआर है। इसमें पहले एलआर है। क्या बोल रहे हो? एक एलआर सर्किट है जिसकी पावर कितनी है बच्चों? 400। इसका आंसर तुम सोल्व करोगे, क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन को यहीं रोकूंगा। आज का जो सारा कंसेप्ट है हमारा इसी क्वेश्चन से गुजरेगा। ठीक है, इसी कंसेप्ट से हम, इसी क्वेश्चन से हम कितने कंसेप्ट पढ़ेंगे? नए 3 कंसेप्ट। ठीक है, 3. तो इसका आंसर तुम निकालोगे अपने आप, बट मैं इसका कंसेप्ट निकालता हूँ। आओ, सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं बच्चे? एलआर सर्किट दे रखा है,
R है, साथ में क्या है, L है, इंडक्टर और इसके साथ बैटरी लगा रखी है कितनी वोल्ट की, 250 वोल्ट की और 50 हर्ट्ज की। अब मैं ऐसा लगाऊं ना, 250 वोल्ट क्या दे रखा है, अगर ये सिंपल नहीं बता रखा तो ये RMS वैल्यू है। क्या है, RMS में अगर नहीं बता रखा तो। और वो अब फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 50 हर्ट्ज। याद रखना ये फ्रीक्वेंसी है, ये ओमेगा नहीं है, फ्रीक्वेंसी है। और पावर फैक्टर यानी किसकी बात कर रहा है, कोस cos 5 cos 5 कितना है, 0.8। 0.8 अभी तक तो यहाँ तक जहां तक मैंने ब्रैकेट लगाई है, यहाँ तक का क्वेश्चन है ये सिर्फ अभी, ठीक है। ठीक है, इसके बाद वो क्या कह रहा है, अभी तो पावर फैक्टर 0.8 है, लेकिन वो कहता है कि मैं पावर फैक्टर को क्या बना दूं, क्या बनाना चाहता हूं, यूनिटी ऑफ 1 यूनिटी यानी 1। तो उसके लिए वो क्या करता है, LR सर्किट में एक क्या ऐड कर देता है, कैपेसिटर कैपेसिटर। तो वही कह रहा है कि अगर मेरे को पावर फैक्टर को 1 बनाना है तो मैं एक कैपेसिटर ऐड कर रहा हूं इसके अंदर, और कैपेसिटर ऐड करते ही मेरा पावर फैक्टर हो रहा है 1। तो बताओ मैंने कैपेसिटर जो ऐड किया है उसकी कैपेसिटेंस कितनी है। ऐसा ही क्वेश्चन था ना तुम्हारा जो होमवर्क में था, थोड़ा थोड़ा यस सर। यस सर क्वेश्चन है ना। तो देखो अब ध्यान से कि भाई पावर फैक्टर है, सबसे पहले तो यही समझना है हमने, ये पावर पहले तो हम देखो इस डाटा के हिसाब से हम क्या निकाल सकते हैं। शुरू में वो क्या कह रहा है, शुरू में कह रहा है RMS वैल्यू दे रखी है, दे रखी है। हाँ बच्चे, वंश बोलो, वंश कुछ कहना है बच्चे। चलो शुरू में वो क्या कह रहा है, RMS वैल्यू दे रखी है सर्किट की, RMS 250 वोल्ट। हमने कहा ठीक है, पावर फैक्टर यानी कोस फाई दे रखा है, तो मैं क्या निकाल सकता हूं शुरू में उसकी, VRI क्या निकालूं, कुछ भी नहीं पता सर मेरे को। तो मुझे कैपेसिटेंस की वैल्यू चाहिए, कैपेसिटेंस के लिए मेरे को क्या चाहिए हो सकता है सर, एक तो चाहिए होगा ओमेगा, है ना, XC की वैल्यू भी चाहिए होगी ना कैपेसिटेंस के लिए। कैपेसिटेंस मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करता हूँ बच्चे, XC इज इक्वल टू 1/ωc। तो इसके लिए पहले तो चाहिए XC, फिर क्या चाहिए, ओमेगा, है ना। तो कैसे करें अब, सोचो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखते हैं सर। तो पहले ओमेगा तो निकल जाएगा, ओमेगा भी देख लेंगे, चलो वो भी देखते हैं कैसे निकले पाएगा या नहीं निकल पाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे को XC के लिए पूरे सर्किट को देखना पड़ेगा ना, मेरे को XC पता, XC के लिए ओमेगा चाहिए, ओमेगा भी नहीं पता, C भी नहीं पता, XL भी नहीं पता, R भी नहीं पता। कुछ पता है क्या मेरे को, बताओ। नहीं पता, ना मुझे R पता है ना मुझे L पता है। पर मैं इससे पहले क्या बताना चाहता हूं, ये जो पावर फैक्टर यूनिटी हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, किसका मतलब बच्चा, पावर फैक्टर अगर क्या हो जाए यूनिटी, इसका मतलब क्या है, तो वही आज देखेंगे। आओ कंसेप्ट यहीं पर हमारा क्वेश्चन क्या पता हो सकता है कि हमारी पूरी क्लास इसमें चली जाए। हम 3 कंसेप्ट समझने वाले हैं, ध्यान रखना। आओ, हमने अभी तक पढ़ा था बच्चे एक्सेल, अगर टेंजेंट फाई हमने पढ़ा था क्या होता है, एक्सेल माइनस XC बाय R। इस केस में एक्सेल क्या था, बड़ा था किससे, XC से। और हमने कोस फाई पढ़ा था, इस केस में क्या हो जाएगा, R अपॉन Z राइट। ऐसे ही सेकंड केस में हमने टेंजेंट फाई पढ़ा था, XC माइनस XL बाय R। इस केस में XC क्या था, बड़ा था किससे, एक्सेल और कोस फाई इस केस में भी क्या रहेगा, R अपॉन और Z। बट Z की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्यों, Z क्या होता है, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का हो। ये पहले केस में तो Z ये होगा, दूसरे केस में Z क्या होगा बच्चों, सर XC R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। क्लियर है ना सबको। XL sir. की जगह XC आ जाएगा, XC की जगह क्या आ जाएगा, XL। तो ये XC है, ये XL। चलो तीसरा केस, अब दोनों बड़े हो चुके हैं, मतलब अब क्या रह गया, एक ही केस, जब दोनों क्या हो जाए, इक्वल इक्वल। इक्वल
तो टेंजेंट फाई जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो जीरो हो जाएगा क्या सब कुछ? तो फाई Yes, की sir. वैल्यू तो जीरो हो जाएगी क्योंकि ऊपर जीरो ही आ गया। तो फाई तो क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो। तो जब फाई जीरो होगा तो कोस फाई पावर फैक्टर कितना हो जाएगा? कोस जीरो कितना होता है? 1। वन। इसी को ही तो बोलते हैं पावर फैक्टर क्या हो गया? Change. यूनिटी। यूनिटी। और ये कब का केस है? जब एक्सएल किसके इक्वल हो जाए। XC के एक्सेस के। तो जब भी पावर फैक्टर यूनिटी होगा तो अगर एक्स सी की वैल्यू चाहिए होगी तो वो वही होगी ना जो किसकी होगी? Excel की. XL की तो पिछले इक्वेशन में मेरे को एक्स सी चाहिए था, यानी एक्स सी चाहिए तो मैं क्या निकाल दूं एक्स सी की जगह? सिर्फ एक्स Excel. एक्सएल निकाल दो। एक्स सी नहीं पता तो तुम एक्सएल निकाल दो, क्योंकि पावर फैक्टर तो कितना है सर? Equal है sir same. इक्वल है, क्योंकि पावर फैक्टर कितना है? यूनिटी है। एक्सएल एक्स सी के इक्वल है क्योंकि पावर फैक्टर क्या है? यूनिटी है। समझ में आ रही है बात सबको? तो Yes, पहला sir. कंसेप्ट समझ में आया। पहला कंसेप्ट क्या सर? कि जब भी पावर फैक्टर यूनिटी होगा एक्सएल किसके इक्वल होगा? एक्स। तो अभी इस क्वेश्चन में इतना तो समझ में आता है कि एक्सएल निकाल दूं तो बात बन जाएगी, है ना? हाँ, तो अब एक्सएल निकालू कैसे सर? इसने ना पावर दे रखी है मेरे को 400 वोल्ट। कितनी दे रखी है? पावर। 400 और मैं पावर का फॉर्मूला रख के क्या पता कुछ निकाल लूं। ठीक है सर, पावर वैसे तो होती है v² अपॉन R square. आर R. करंट की तो बात करी नहीं, तो पावर फॉर्मूला लगाऊंगा v² अपॉन r। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है सर। बट सर ये यहाँ पर सिर्फ इस सर्किट में रेजिस्टेंस तो नहीं है, साथ में क्या है? Power. इंडक्टर। इंडक्टर भी है। तो यहाँ पर तो टोटल सर्किट की बात होगी, तो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस R तो नहीं होगा। टोटल सर्किट के रेजिस्टेंस को एक वर्ड बोलता था क्या? जेड। Z। तो यहाँ पर v² R की जगह क्या लिखूंगा? v² अपॉन Z Z। पहली बात समझ में आई? यस बट अभी भी ये फॉर्मूला अधूरा है। क्यों सर? ये अब सर्किट की पावर निकाल रहे हो, पावर फैक्टर नहीं निकाल रहे। क्या निकाल रहे हो? पावर। क्योंकि ये जो 400 गिवन है वो पावर गिवन है, पावर फैक्टर नहीं गिवन। क्या गिवन है? पावर। अब पावर निकालने के लिए तुमने तो कहा v² अपॉन Z। ठीक है, लेकिन ये एसी सर्किट है बच्चे। हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था जो मैं बार बार बता रहा था, बोतल का एग्जांपल लेके, कोल्ड ड्रिंक का, लेस था, कि सर जो पावर फैक्टर है वो क्या होता था? एक्चुअल पावर अपेरेंट पावर, टोटल अपेरेंट पावर, है ना? टोटल अपेरेंट। तो टोटल, अब ध्यान सुनना, एक्चुअल पावर आएगी कैसे सर? पावर को, पावर फैक्टर को किससे मल्टीप्लाई कर दो? टोटल अपेरेंट पावर से। और टोटल पावर कितनी निकाली है तुमने? v² अपॉन Z। किससे मल्टीप्लाई कर दो? पावर फैक्टर, यानी क्या है? cos phi वही अब पावर आएगी सर्किट का। समझ में आ रहा है क्या? ये जो एसी में तुमने जो फॉर्मूला करा है इसके अंदर क्या करना पड़ेगा? ये तो टोटल पावर नहीं है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? cos phi से। अब ये फॉर्मूला है एसी के अंदर पावर निकालने का। समझ में आ रहा है? v² अपॉन Z इंटू में क्या? cos। कुछ नहीं, दिमाग में क्या रखना है सर? इसको लर्न कैसे करेंगे सर? समझ तो आ गया, लेकिन लर्न कैसे करेंगे? जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है डीसी वाला वही रखना है, मल्टीप्लाई बाय क्या कर देना है बस? cos phi cos। क्लियर है कैसे किया? वो कल एग्जांपल में बार बार बोल रहा था ना, इसको यूज करेंगे हम। ठीक है, तो बट हमने इसको सिर्फ लर्न करने के लिए इस फॉर्म में लिखे, तुम्हारी बुक्स में ऐसे नहीं मिलेगा। तुम सिर्फ इसको डेरिवेशन इसकी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट तुम्हें फॉर्मूला समझाना था तो ऐसे तुम समझ सकते हो। हमने तो ये एग्जांपल लिया था ना, तो पावर फैक्टर को किस पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दोगे तुम्हारी पावर से, जो तुमने निकाला था कितना? v² अपॉन Z। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? cos। तो ये अब आ जाएगा। अब यहाँ पर भी v² अपॉन Z क्या है सर? अगर मैं पावर की बात करूं तो v जो गिवन है वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं गिवन, क्या थी? RMS वैल्यू। तो v² RMS डिवाइडेड बाय Z इंटू में cos phi। अच्छा, सिंपल पावर का फॉर्मूला होता है v इंटू आई, यही होता है ना? तो यहाँ पर भी अगर हम एसी में निकालना चाहें तो v RMS I
RMS, लेकिन मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? cos आई स्क्वायर R से करना पड़ेगा, तो भी वैसे ही करेंगे। क्लियर है? तो फिलहाल जो मेरे को पावर दे रखी है, अगर तुमको अगर कहीं पहले अगर हम करते तो हम कैसे निकाल देते इसको? कई बच्चे गलती से इसको पावर का फॉर्मूला में बोलता ना, निकाल के पावर का फॉर्मूला, तो कई बच्चे यही लगा देते, पावर यानी 400 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, सिर्फ रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट कर देते, जो तो बिल्कुल ही गलत था। कई बच्चे थोड़ा और दिमाग लगाते, आर की जगह क्या पुट कर देते? जेड। उनका ठीक होता, लेकिन फिर भी वो गलत कर देते। क्यों? क्योंकि cos फाई से मल्टीप्लाई नहीं किया। तो हमने दोनों चीज का ध्यान रखना है, एक तो पूरे सर्किट का इंपीडेंस लेना है और साथ में cos फाई से मल्टीप्लाई। चले आगे। यस सर। ये चीज मैं अभी पीछे निकलवा देता हूँ फटाफट। ये हो गया पावर का फॉर्मूला। अब इसके अंदर ध्यान से देखो तो मैं वी स्क्वायर RMS को तो ऐसे का ऐसे लिख देता हूं अपॉन जेड। जेड क्या होता है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस यहां पर अब एक्स सी है क्या? पहले बार शुरू में सर्किट में, शुरू में तो कैसे सर्किट है? तो एक्सएल की जगह सिर्फ क्या रह जाएगा? एक्सएल। ठीक है, मैं अभी सिर्फ जेड की वैल्यू बता रहा हूं, लेकिन अभी पुट नहीं कर रहा। क्यों? अभी बताता हूं। तो वी स्क्वायर अपॉन में क्या है? जेड है। कोस फाई को भी क्या लिख सकता हूं? आर अपॉन जेड, आर बाय जेड। तो ये क्या हो जाएगा सर? वी स्क्वायर RMS अपॉन जेड आर अपॉन में जेड का। अब वैल्यू पुट कर दो। वी स्क्वायर यानी कितने का स्क्वायर है? वी RMS कितना दे रखा है? 0.8 देखो 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 250 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय में आर। नहीं पता? नहीं पता ना? नहीं पता कितना? नो सर। जेड स्क्वायर कितना है? नहीं पता सर, लेकिन वैल्यू पता है। एक्सएल आर स्क्वायर प्लस एक्सेल का स्क्वायर इज इक्वल टू पावर। पावर दे रखी है कितना? 400। क्लियर है क्या? यस सर। किसी को कोई भी डाउट इसके अंदर? नो सर। करें आगे? सर वो 50 हर्ट्ज कहाँ पे यूज होगा? रुक जाओ, अभी चलते हैं, अभी चलते हैं आगे, टेंशन मत लो। मैंने कहा था ना इसका बहुत लंबा कंसेप्ट समझाएंगे। ओमेगा निकालने में होगा। हाँ, ओमेगा निकालने में होगा, बट अभी मैं इसको भी और सिंपलीफाई करूंगा। ये मैं भी दोबारा लिखूंगा, देखो कैसे। बट फिलहाल देखो यहाँ तक क्लियर है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ छोड़ दूं तो बच्चों आर की वैल्यू भी नहीं पता मेरे को, एक्सएल भी नहीं पता, इक्वेशन एक है, अननोन कितने हैं? दो। ये तो नहीं हो पाएगा। बट सर इसने एक और चीज दे रखी है ना मेरे को, पावर फैक्टर दे रखा है। कितना? 0.8। पावर फैक्टर मतलब किसकी वैल्यू दे रखी है? cos फाई जेड के अंदर अंडर रूट वाला रेट नहीं आती थी शायद। वो तो स्क्वायर था ना उसका भाई। स्क्वायर था ना, जेड का स्क्वायर है। अच्छा ठीक है। तो कोस फाई कितना दे रखा है? 0.8। तो सर मैं इसको भी यूज कर सकता हूँ। एक तो तरीका ये है कि 0.8 को सीधा यहाँ पुट कर दूं, है ना, कोस फाई की जगह। बट फिर भी जेड के अंदर भी तो दोनों अननोन ही तो हैं, आर भी अननोन है और फिर एक्सएल भी क्या है? अननोन। फिर से फर्क पड़ आ जाएगा ना, दोनों चीजें नहीं पता। तो मैं क्या करूंगा, मैं कोस फाई से ना फाई की वैल्यू निकालूंगा। देखो कैसे। मेरे को कोस फाई की जगह एक और चीज भी तो पता है, क्या? टेंजेंट फाई भी तो होता है। वो क्या होता है? एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइडेड बाय एक्ससी है नहीं, इसलिए एक्सएल बाय आर। तो अगर मैं फाई की वैल्यू निकाल दूं, टेंजेंट फाई की, तो एक्सएल और आर के बीच में रिलेशन आ जाएगा। तो अब देखो एक इक्वेशन ये होगी, एक इक्वेशन ये हो गई। इक्वेशन भी दो, अननोन भी कितने हैं? दो। तो पहले तो टेंजेंट फाई की वैल्यू निकालते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है, तीसरा स्टेप है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आंसर इसका तुम ही निकाल के लाओगे, मैं एंड तक छोड़ दूंगा करके। बट ध्यान से देखो, कोस फाई से टेंजेंट फाई की निकालने की तुम्हें वैल्यू पता होगा, तरीका पता होगा सबको, सीखा होगा मैथ्स में। यस। कोस फाई तो क्या लिख सकते हैं? 8/10। 2 4 2 5 तो यानी जो 5 है वो 4 का मल्टीप्लाई, और ये क्या है? 5। अगर मैं मान भी लूं तो ये तो रेशो है, तो वहां पे मल्टीपल से मल्टीपल का कोई दिक्कत नहीं रहती। कोस फाई की वैल्यू यानी यहाँ पर क्या होगा? ऊपर बेस होता है, क्या होता है? यानी अगर एक ट्रायंगल बना दूं तो उसके अंदर बेस की वैल्यू कितनी रख सकता हूँ? 4, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी रख सकता हूँ?
तो परपेंडिकुलर कितना आएगा? 3 3 टेंजेंट फाई कितना बन जाएगा? अब आराम से बता सकते हो। 3/4 3/4 क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यही किसके इक्वल है? एक्सएल अपॉन आर। तो यहाँ से एक्सएल की वैल्यू पुट कर दो, एक्सएल कितना इक्वल आ जाएगा? 3/4 और क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। तो अब यहाँ पर बस वैल्यू पुट करनी है तुमको। कैसे सर? अब तो बस एक ही इक्वेशन रह गई, आंसर आ जाएगा। वैसे अब एक चलो, ये एक्सेल अगर 3/4 ऑफ आर है तो एक्ससी भी क्या होगा? 3/4 ऑफ आर, क्योंकि पावर फैक्टर कितना आएगा बाद में? यूनिटी। यूनिटी, और यूनिटी की कंडीशन है एक्सेल एक्ससी के इक्वल होगा। हाँ बच्चे, तनिका पूछो। सर एक बार रिपीट कर दोगे यहाँ से? ये कहाँ थर्ड से? स्टेप है जो कहाँ से? यहाँ इस लेफ्ट में जो थर्ड स्टेप है। यहाँ से ये यस सर। देखो, इसमें क्या किया मैंने? v² RMS अपॉन में z का स्क्वायर कर दिया बस, और तो कुछ नहीं किया। अभी यहाँ पर बस वैल्यू पुट करी है। RMS को क्या लिखा है मैंने? जो गिवन है वैल्यू 250। R की जगह R लिखा है, Z की जगह क्या लिखा है? Z होता है बच्चे √R² प्लस में एक्सएल का स्क्वायर। एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर होता है, एक्ससी तो है ही नहीं अभी, तो यही पुट करेंगे। एक्ससी की जगह 0 पुट कर दिया तो Z आ गया ये। तो Z का स्क्वायर मतलब ये रूट हट जाएगा, तो सीधे ही वैल्यू पुट कर दी Z² की जगह R² प्लस XL², जो कि पावर के इक्वल है। पावर गिवन है 400। अब मैंने कहा इसमें 2 अननोन है और इक्वेशन एक ही है, तो मैं 2 अननोन से एक इक्वेशन कैसे सोल्व, एक इक्वेशन से 2 अननोन को कैसे सोल्व कर सकता हूँ? तो एक इक्वेशन और चाहिए होगी। तो मेरे को दे रखा था पावर फैक्टर शुरू में 0.8, तो कोस फाई था 0.8, तो वहां से मैंने टेंजेंट फाई की वैल्यू निकाल ली जो कि आई 3/4, और वही किसके इक्वल है? एक्सएल बाय आर। टेंजेंट फाई की वैल्यू पता है ना, जिसको तुम लिखते थे एक्सएल माइनस एक्ससी बाय आर। लेकिन अब एक्ससी की तो बात हो ही नहीं रही, तो सिर्फ क्या है? एक्सएल बाय आर। तो यहाँ से एक्सएल की वैल्यू निकाल दी मैंने आर की फॉर्म में। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ, क्योंकि अब इक्वेशन भी 2 हो गई और अननोन भी कितने हो गए? 2। तो आसानी से काम हो सकता है मेरा। ठीक है? यस सर, थैंक यू। तो ये तीसरा कंसेप्ट था बच्चे। अब कुछ भी सीखने का जरूरत नहीं है, ये पूरा क्वेश्चन हो चुका है। अब सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। तो देखो 250 का स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाय में R² प्लस में क्या लिखूं? आठ नहीं कटेगा, 8 से। क्या कह रहे हो सर 8 से 8 कट कर देंगे। वो ऊपर मल्टीप्लाई में, नीचे ऐड में है बच्चे। ये पूरी टर्म है ना, ये नहीं कट सकते। R², ये कॉमन निकाल के बोल रहा है। हाँ कॉमन निकाल के कर सकते हैं। अभी वैल्यू तो पुट करूं, 3/4R। XL² की जगह क्या पुट कर दूं? 3/4R, यानी 9/16 R। क्लियर है क्या? यस सर। इसको सोल्व कर लेंगे, ये 400 के इक्वल है, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी? सर आर। कर सकते हो? यस सर। हाँ जी सर। थोड़ा सा कर लेता हूं मैं फिर भी। 250 का स्क्वायर कर दोगे आराम से, ऐसे कर दो, ज्यादा लगता है तो तुम्हें। 250 मल्टीप्लाई 250 मल्टीप्लाई बाय आर डिवाइडेड बाय 16 और 9 कितना होता है? 25। तो फिर 25 R² डिवाइडेड बाय 16, वो 16 ऊपर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यस सर। ये किसके इक्वल है? 400 के इक्वल। आर से आर कट गया सर, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गई सर। 1 25 से 1 25 कट गया सर। तो कितना रह गया? 25। यहाँ 4 से 16 कट जाएगा, 4 रह जाएगा, तो 25 4 जा कितना आ गया? 100। 100 इज इक्वल टू आर। तो आर की वैल्यू कितनी आ रही है? 100। क्लियर है क्या सबको? यस सर। यस सर। यस। तो आर हमारा 100 आ गया बच्चे। अब आर 100 आ गया तो बस अब तो एक्सएल की वैल्यू पुट करनी है। एक्सएल कितना आ जाएगा? 3/4 ऑफ आर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब यहाँ तक सब कुछ सोल्व करके मैंने यहाँ तक छोड़ा था। पावर वाली इक्वेशन से मैंने एक इक्वेशन ली, ये फर्स्ट स्टेप था मेरा। पीछे इसका सॉल्यूशन अच्छे से किया हुआ। दूसरा मैंने क्या किया था सर? पावर की वैल्यू पुट करने के लिए टेंजेंट फाई की वैल्यू निकाली थी। ठीक है। उसके बाद मेरे पास किसकी वैल्यू आई? आर। वो कितना आया? 100 ओम। तो आर 100 ओम है, तो मेरे पास अभी अभी एक इक्वेशन निकाली है। एक्सएल किसके इक्वल है? 3/4 ऑफ आर। तो एक्सएल निकाल दो। 3/4 आर क्या है? 75 100। तो ये कितना आ जाएगा? 75। कितना आ जाएगा? 70। 75 क्लियर है? यस सर।
Yes, sir. एक्सएल अगर 75 है तो एक्ससी भी अब क्या होगा? 75. अब तुमने बस एक छोटा सा काम करना है, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। एक्ससी क्या है? 75, वो किसके इक्वल है? 1 बाय ओमेगा। ओमेगा क्या है? निकालना है। और ना 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 ना, यही तो दिक्कत है, ओमेगा 50 नहीं है। 50 क्या है सर? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी और ओमेगा में क्या रिलेशन है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई 2 पाई न्यू by f. तो एफ की जगह है 50, तो ओमेगा की जगह क्या हो जाएगा? 100 पाई। 100 pi. 100 क्लियर है ना? Yes sir. ओमेगा की जगह 100 पाई पुट करना, सी की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इस फॉर्म में निकाल के आनी है। दिख रहा है? Yes sir. तो यहाँ पर n 3 पाई और तुमको n की वैल्यू निकालनी है। अब कर लोगे इतना पार्ट, तो बस लास्ट वाला पार्ट हल्का सा। किसी को कोई डाउट है किसी भी sir, हो स्टेप गया। में? किसी भी No, स्टेप में कोई भी डाउट है तो अभी पूछो पहले मेरे से, फिर बात करेंगे आगे। मैं तो सर माइक ही ऑफ हो गया. माइक ऑफ है। ठीक है, हमारा आर आया 100 ओम, हमारा एक्सएल क्या आया? 75, यही आया था ना? Yes sir. एक्सएल भी 75 है तो एक्ससी भी क्या होगा? 75। तो वैल्यू पुट करनी है बस, 1/2 FC। कैसे आया ये 1/2 FC भाई? 1 बाय ओमेगा सी किसके इक्वल आया है? 75। और ओमेगा को क्या लिखा है? 2 पाई इंटू एफ। तो 1/2 FC किसके इक्वल आया? 75 के। अब इसको तुमने फॉर्म में पुट करके आना है और कुछ नहीं करना। हो जाएगा अब तो ये? Yes sir. Yes sir. अब आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है। फिर भी किसी को, बच्चे को किसी भी पार्ट में इसके, क्योंकि मैंने जान करके इस क्वेश्चन को लंबा बनाया हुआ है, ये क्वेश्चन अगर शुरू में कर लेते तो हो जाता, लेकिन इनके कंसेप्ट हमने अभी तक पढ़े नहीं थे, तो मैं आज क्वेश्चन से हमने कंसेप्ट सीखा था, इसीलिए ऐसा करवाया है। 2020 का क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन था। अगर हम सब कुछ हमें पता होता पावर फैक्टर क्या है, हमें पता होता अगर पावर कैसे निकालते हैं, तो ये क्वेश्चन 2 मिनट में करवा देता मैं, है ना? लेकिन हमको नई नई चीजें पता ही नहीं थी, हमने पावर निकालनी नहीं सीखी थी ना अभी एसी में। सीखी थी कोई? No sir. नहीं। तो हमें यूनिटी का मतलब भी नहीं पता था पावर फैक्टर में क्या होता है, तो अब पता लग गया। किसी को कोई भी डाउट है? अच्छा No sir. चलें आगे, पक्का? Yes sir. Yes sir. एक्सेल, मैं नए टॉपिक की शुरुआत कर देता हूँ। एक्सेल जब एक्ससी के इक्वल हो गया, पावर फैक्टर क्या हो गया? Unity. यूनिटी। तो यहीं से एक बात देखो, अब यहीं से यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। एक्सेल किसके इक्वल हो जाए? एक्ससी। तो तुमने पावर फैक्टर तो निकाल लिया, किसके इक्वल है? 1। यूनिटी। अब इस टाइम पर इंपीडेंस भी निकालो। Z क्या था? √R² प्लस एक्सएल। R आएगा इम्पीडेंस। हाँ, तो एक्सएल जब एक्ससी के इक्वल हो जाएगा तो Z √R², यानी Z किसके इक्वल आ जाएगा? R। तो जब एक्सएल एक्ससी के इक्वल होगा तो सर्किट में जो टोटल इंपीडेंस होगा वो कैसा बिहेव करेगा? जैसे सिर्फ और सिर्फ क्या है उसके अंदर? रेजिस्टिव। सर्किट को प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, और इस टाइम एक्सएल एक्ससी के इक्वल हो जाए तो वैल्यू पुट करना। अगर एक्सएल एक्ससी के इक्वल है, एक्सएल की जगह क्या लिख सकता हूं? ओमेगा एल। एक्ससी की जगह 1 बाय ओमेगा C. तो इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 1 बाय एलसी। Yes sir. ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा? 1/√LC. यही हो जाएगा क्या? Yes sir. अब उसको उल्टा समझो। जब ओमेगा 1/√LC के इक्वल होगा तब एक्सएल किसके इक्वल हो गया? XC के. ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि ओमेगा जब 1/√L/C के इक्वल है, इसका मतलब एक्सएल एक्ससी के इक्वल है और पावर फैक्टर क्या हो जाए? 1। ये फ्रीक्वेंसी जो की है 1/√LC, ये फ्रीक्वेंसी जब ओमेगा किसके इक्वल हो गया? सॉरी, ये फ्रीक्वेंसी जब एक्सएल किसके इक्वल हो गए? एक्ससी के। सर्किट हो गया प्योर रेजिस्टिव और पावर फैक्टर हो गया 1। इसी फ्रीक्वेंसी को बोलता हूं क्या? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या नाम है इस फ्रीक्वेंसी का? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी बच्चे आई है अपनी, वो क्या आई है? रेजोनेंस। और इसको रेजोनेंस क्यों बोला? इसका आंसर तुम्हें इससे मिल जाएगा। करंट की इक्वेशन लिखो। अगर करंट कैसे निकालते हैं? I0
z निकालता हूँ ना, v की वैल्यू आई नोट z होती है ना। Yes. तो इसी इक्वेशन में जब मैं ऐसे v निकालता था, तुम्हें वो इक्वेशन याद हो अगर, अंडर रूट ऑफ v नोट r का स्क्वायर प्लस v नोट l माइनस v नोट c का स्क्वायर, यही करते थे ना फेजर डायग्राम से। बस Yes, लास्ट चीज है ये, लास्ट है कंसेप्ट खत्म। इसी के अंदर जब v को हम i की फॉर्म में पुट करते थे तो यहाँ पे लिखते थे आई नोट z, और यहाँ पर क्या आ जाता था, आई नोट बाहर आ जाता था और अंदर क्या रहता था, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस XC का whole square. और एक्सएल माइनस एक्ससी तो अब इक्वल हो गए, ये तो चीज तो पूरी कट जाएगी, आई नोट से आई नोट कट जाएगा, सर्किट रेजिस्टिव हो गया। बट मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आई नोट से आई नोट कट गया, v आई नोट z के इक्वल था, किसके इक्वल था, I नोट Z. लेकिन अब z क्या है, सर R के रजिस्टर। तो सर्किट कुछ ऐसा बिहेव करेगा जैसे उसके अंदर सिर्फ रेजिस्टेंस है और पोटेंशियल डिफरेंस भी टोटल कितना आ जाएगा, आई नोट R आई I नोट। नोट क्लियर है, कोई भी डाउट, नोट सर. कुछ भी रह जाएगा। अभी यहाँ पर जो करंट होगा वो मैक्सिमम होगा क्या, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। हालांकि रेजोनेंस इसीलिए इसका नाम पड़ा है, हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी टाइम नहीं है हमारे पास। बट नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, मैंने तुम्हें हिंट दे दिया, उसका नाम क्या होगा, रेजोनेंस। क्या नाम होगा, रेजोनेंस. और उसकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हम निकाल चुके हैं, जो कि है 1/√LC, 1/√LC। ये देखो, ये है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, दिख रहा है क्या हो रहा है, ये देखो दिख रहा है, यस सर. यही हमने निकाली है, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। अभी मैंने एफ की वैल्यू नहीं निकाली, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वहीं से निकालेंगे, बट हमें अभी ओमेगा की वैल्यू निकाली है, और ओमेगा से एफ निकालना तो अब आसान काम है, पता होगा सबको। ओमेगा किसके इक्वल है, 2 F और मैंने जो तुम्हें बताया है वी नोट किसके इक्वल है, आई नोट इंटू आर, तो आई नोट किसके इक्वल हो जाएगा, वी नोट बाय आर। तो वही इसने बता रखा है कि मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, जो कि क्या होगा, वी नोट बाय आर, ठीक है। क्योंकि पहले जो करंट होता था वो कितना होता, वी नोट बाय जेड, यानी √R² प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। तो देखो डिनोमिनेटर कौन से केस में बड़ा है, इस वाले केस में या इस वाले केस में, फर्स्ट में या सेकंड में, सेकंड वाले में, सेकंड वाले में बड़ा है। सेकंड वाले में अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो करंट की वैल्यू कम आएगी या ज्यादा आएगी, कम आएगी। तो सेकंड में करंट कम होगा, लेकिन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि अब डिनोमिनेटर छोटा हो गया, इसीलिए करंट मैक्सिमम कौन सी फ्रीक्वेंसी पर होगा, रेजोनेंस। समझ में आ रहा है क्या, ज्यादा करंट कहाँ होगा, मैक्सिमम। तो देखो दिख रहा है, द करंट एंड द वोल्टेज आर इन द सेम फेज एंड द करंट इन द सर्किट इज सेम फेज में। क्यों है, क्योंकि सर्किट कैसा है, रेजिस्टिव सर्किट हो गया, और रेजिस्टेंस जब होगा तो जो फेज होगा किसका, करंट का, वही फेज किसका होता है, वोल्टेज का। रेजिस्टेंस के केस में कोई आगे पीछे होता है क्या, नो सर. नहीं होता ना, में तो एक दूसरे को पीछे, एक दूसरे को फॉलो ही कर रहा होता है करंट और वो। तो यहाँ पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसका क्या यूज है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे अच्छे से ये वाले। और होप सो अब सिर्फ लास्ट का 1 या 2 टॉपिक रह जाएगा, मैक्सिमम 2 लेक्चर का काम है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। हो सकता है हम दूसरे लेक्चर में नया चैप्टर भी स्टार्ट कर दे, 2 लेक्चर से ज्यादा नहीं लगेगा, फिर हमारा नया चैप्टर होगा ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ठीक है। यस सर. बच्चे आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज आज के लिए छुट्टी है। तो लास्ट होमवर्क का तुम्हें कंसेप्ट अब समझ में आ गया, ठीक है। यस सर. यहाँ क्वेश्चन इसके वही वाले क्वेश्चंस करके आना अच्छे से, मैंने तुम्हें इसके तो कंसेप्ट बता ही दिया, इसका आज कंसेप्ट इतना ही करना था तुमने, वो वाले क्वेश्चंस अच्छे से रिवाइज करके आना। और तुम्हारे पास एक और होमवर्क दिया हुआ है मैंने, क्या, 11th वाला पार्ट याद है ना सबको, यस सर. यस सर। हाँ, तो वो अच्छे से करना पहले, ठीक है बच्चों, बाय बाय। बाय सर. बाय सर। गुड नाइट सर। बाय सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, जय श्री राम सर। जय श्री राम, जय श्री राम। रिवाइज हो गया हमारा ऐसे ही समरी, तो मैं समरी लिखवा नहीं रहा इसकी, ओके, बाय बाय। Yes, sir.